कहानी वार्ता चैनल सुन रहे मेरे सभी दोस्तों को विक्रम की ओर से नमस्ते। कैसे हैं दोस्तों? जैसे मैंने कहा, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी कम से कम ये वर्दी का नशा कंप्लीट कर दूं। चलिए, बाकी बातें हमेशा की तरह कहानी के एंड में। अभी शुरू करते हैं वर्दी का नशा भाग 6। 2 घंटे बीत चुके थे। सब इंस्पेक्टर गाड़े बाहर अपनी ड्यूटी देता पैनी निगाह हर तरफ घुमा रहा था। बीतते वक्त के साथ वो बेचैनी में डूबता जा रहा था। देवराज चांद ने कहा था कि दवा से 3 घंटों की बेहोशी रहेगी और 2 घंटे बीत चुके थे। अब धीरे धीरे किसी को भी होश आ सकता था। किसी ने कम खाना खाया हो तो उसे जल्दी होश आ सकता था। गाड़ी बीच बीच में ट्रक की तरफ भी हो आता था। ट्रक आधा भर चुका था। कुछ देर पहले ही हरिराम ने फावड़े की सहायता से ट्रक में आगे की तरफ बिखरे हीरे जवाहरातों को पीछे की तरफ किया था। हीरे जवाहरातों को भीतर से बाहर तक ढोते वो पसीने से भर चुके थे। मन ही मन गाड़े सोच रहा था कि ट्रक में काफी माल पहुंच गया है। बंटवारे के बाद भी कम नहीं मिलेगा उसे। जिंदगी भर दबा के मौज करेगा। परंतु कानून का डर भी मन में जगह बनाने लगा था। वो जानता था कि ये बात छिपने वाली नहीं, कि सारी गड़बड़ उसकी मौजूदगी में ही हुई है। भीतर बेहोश 8 पुलिस वालों और पेटी ठोकने वाला उसके बारे में बता देगा। परंतु अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। काम निपटने वाला था। उसके बाद दौलत के साथ खिसक जाना है। मौका पाकर पार्वती को अपने पास बुला लेना है। इन्हीं उल्टी पुल्टी सोचों के साथ गाड़े वहां घूमता जा रहा था। उसने पक्का इरादा बना लिया था कि वो कानून के हाथ नहीं आएगा। पुलिस के काम वो जानता था कि पुलिस कैसे काम करती है, इसलिए बच के रहेगा उनकी चालों से। गाड़ी ट्रक के पास पहुंचा तब बंटी हीरे जवाहरातों से भरा टोकरा ट्रक में उलट रहा था और पीछे से तौड़े सिर पर टोकरा उठाए आ रहा था। गाड़ी दोनों को देखता बेचैनी से कह उठा, जल्दी 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 करो, एक एक का एक चक्कर करोड़ों का है। बंटी ने कुछ नहीं कहा और टोकरा थामे वापस भागता चला गया। जल्दी करो तौड़े, जल्दी ही हो रहा है काम। तौड़े भी टोकरा खाली करके वापस चला गया। तभी अमलेश कमती सिर पर टोकरा उठाए आता दिखा। गाड़े ट्रक के पास हट गया और टहलता हुआ आगे बढ़ा कि तभी ठिठक गया। उसके चेहरे पर भुचाल के भाव उभरे। आंखें कुछ फैल गई। दिल ने तेजी से रफ्तार पकड़ी और दौड़ने लगा। कुछ दूर आने वाले रास्ते पर किसी वाहन की हेडलाइट नजर आ रही थी, जो कि इसी तरफ आती जा रही थी। गाड़े ठगा सा खड़ा उन्हीं हेडलाइटों को देख रहा था। इस वक्त कौन आ सकता है? गाड़े को अपना सिर हिलता सा लगा। कोई इधर आ रहा है? अमलेश कमती की तेज आवाज कानों में पड़ी। गाड़े ने फौरन खुद को संभाला और हड़बड़ाए स्वर में ऊंचे से कहा, तुम लोग अपना काम जारी रखो, जो होगा मैं उसे देख लूंगा। गाड़े के चेहरे पर दृढ़ता के भाव आ गए। उसने होलेस्टर को टटोलकर उसके भीतर फंसी रिवॉल्वर को छुआ और हेलेस्टर का बटन खोल लिया कि जरूरत पड़ने पर तुरंत रिवॉल्वर निकाल सके। नजरें उस वाहन की लाइट पर ही थी। वाहन करीब आ गया था परंतु आगे तक ना आ पाया। गाड़े समझ गया कि उस गाड़ी को चलाने वालों ने रास्ते में पड़े बेहोश पुलिसमैनों को देख लिया होगा। वो कोई कार लगी गाड़े को। फिर उसकी हेडलाइट बंद हो गई। गाड़ी की आंखें चुंधियाई परंतु उधर ही देखता रहा। आने वाली गाड़ी उससे 50 कदम दूर थी। तभी उसके कानों में दो दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज आई। गाड़ी समझ गया कि आने वाले दो आदमी हैं। फिर दो को इधर ही आते देखा। उन्होंने खाकी वर्दी पहन रखी थी। गाड़ी एक की चाल से फौरन समझ गया कि उनमें से एक सब इंस्पेक्टर राम हेगड़े है। वो अब कुछ पास आ गए थे। दूसरा हवलदार कदम पवार था। गाड़े ने देखा, उसने रिवॉल्वर निकाल ली। वो और कदम पवार इधर उधर बेहोश पड़े पुलिस वालों को देख रहे थे। गाड़े से वो 25 कदम दूर थे कि तभी गाड़े ने ऊंचे स्वर में पुकारा, आ जाओ हेगड़े, सब ठीक है। राम हेगड़े राम हेगड़े और कदम पवार उसकी तरफ बढ़ने लगे। ये सब क्या है? क्या हुआ है इन पुलिस वालों को? तुम तो कहते हो कि सब ठीक है। हेगड़े उसकी तरफ बढ़ने लगा। रोशन गाड़े की आंखों में खतरनाक भाव नाच रहे थे। हेगड़े और कदम पवार पास आ पहुंचे थे। रिवॉल्वर रख लो, गाड़े ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन यहां पर क्या? रिवॉल्वर वापस रखने की बात कर यार।
मैंने बोला तो सब ठीक है, गाड़े मुस्कुराया। राम हेगड़े ने रिवॉल्वर वापस होल्स्टर में रखी और बोला, ये पुलिस वाले इस तरह नीचे क्यों पड़े हैं? तभी गाड़े ने रिवॉल्वर निकालकर उन पर तान दी। 2 कदम पीछे हट गया। राम हेगड़े और कदम पवार चौंके। ये क्या गाड़े? हेगड़े के होंठों से निकला। कोई हरकत मत करना हेगड़े। गाड़े शब्दों को चबाकर बोला, इन पुलिस वालों के खाने में बेहोशी की दवा थी। 3 घंटों के लिए बेहोश हुए हैं और 2.25 घंटे निकल चुके हैं। खजाने की डकैती हो रही है यहाँ। डकैती? कदम पवार के होंठों से निकला। पवार और हेगड़े की निगाह ट्रक की तरफ घूमी। वहां जगमोहन टोकरा लेकर अभी अभी पहुंचा था। उसने टोकरा ट्रक के भीतर खाली किया। मेरी जरूरत है गाड़े? जगमोहन ने दूर से ही पूछा। नहीं, तुम लोग अपना काम करते रहो। गाड़े की नजरें दोनों पर थी। रिवॉल्वर तान रखी थी। जगमोहन टोकरा थामे वापस खंडर की तरफ बढ़ गया। तो तुम्हारी देखरेख में हो रही है डकैती? सब इंस्पेक्टर हेगड़े शब्दों को चबाकर बोला। हाँ, पर हैरानी है कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारा बुरा वक्त था तभी आ गए। राम हेगड़े गाड़े को घूरता हुआ कहा। राम हेगड़े ने गाड़े को घूरते हुए कहा, मेरे पास खास काम नहीं था तो इलाके के राउंड पर कदम के साथ चल पड़ा। इस तरफ आया तो सोचा एक चक्कर खंडर का भी लगा आया हूं। मेरा वक्त बहुत अच्छा चल रहा है हेगड़े, गाड़े ने कड़वे स्वर में कहा। इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? उस तरफ बेहोश पड़े हैं। बेहोशी की दवा में मिला खाना कुछ ज्यादा ही खा। होश में आओ गाड़े। तुम ये सब करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। राम हेगड़े ने कठोर स्वर में कहा। तुम कानून से गद्दारी कर रहे हो। वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहे हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। यह बात हम यहीं खत्म कर देंगे। हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। सब कुछ ठीक हो, जबान बंद रखो अपनी। गाड़े गुर्रा उठा। कानून से कोई नहीं बच सकता गाड़े। राम हेगड़े ने दांतों से होंठ काटते हुए कहा। तुम अगर सोचते हो कि कानून के हाथों से दूर भाग जाओगे तो ये तुम्हारी भूल है। तुम पकड़े जाओगे। तुम्हारी नौकरी जाएगी। जिंदगी जेल में बीतेगी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। शायद भगवान ने तुम्हें समझाने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। चुप हो जा साले, नहीं तो गोली मार दूंगा, गाड़े ने दांत पीस कर कहा। राम हेगड़े ने दांत पीस लिए। कदम पवार ये सब देख सुनकर हक्का बक्का खड़ा था। मेरी जिंदगी बहुत शानदार बनने जा रही है। अरबों खरबों का खजाना है मेरे पास। जानते हो इस दौलत की जानते हो इस दौलत की कीमत 25,000 करोड़ है। अब ये दौलत मेरी होगी। और तुम्हारे साथ कौन कौन लोग हैं इस डकैती में? 2 पल चुप रहकर गाड़े ने कड़वे व्यंग से कहा। तुम मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलवा सकते। गाड़े हंसकर कह उठा। पुलिस वाला होकर पुलिस वाले से चालाकी दिखाता है। अब तू और तू भी कदम, दोनों हाथ सिर से ऊपर उठाओ और घूम जाओ। गाड़े साहब, हवलदार कदम पवार कह उठा, आप कानून के मुलाजिम होकर ये क्या कर रहे हैं? हेगड़े साहब ठीक कह रहे हैं कि आप ये काम यहीं रोक दीजिए। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और बात यहीं खत्म हो जाएगी, वरना आप बचने वाले नहीं हैं। कानून के लंबे हाथ बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे। कानून के कोई हाथ नहीं होते कदम। कानून मेरे जैसे लोगों के दम पर ही चलता है। हम ही कानून है। वर्दी पहन ली तब कानून वाले हो गए। वर्दी उतार दी तो आम इंसान हो गए। समझे? हम ही कानून है। अब कोई बकवास नहीं। दोनों अपने हाथ ऊपर उठाओ और घूम जाओ। पीठ मेरी तरफ कर लो। तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? राम हेगड़े ने गंभीर स्वर में कहा। बेहोश करूंगा। कोई चालाकी की तो गोली मार दूंगा। हम जल्दी मिलेंगे गाड़े। तब मैंने वर्दी पहन रखी होगी और तुझे गिरफ्तार करूंगा, हेगड़े ने कहा और हाथ ऊपर करके घूम गया। कदम पवार भी हाथ ऊपर किए पलट गया। गाड़े ने उनके सिरों के पीछे गाड़े ने उनके सिरों के पीछे के हिस्से रिवॉल्वर के दस्ते की दो दो तगड़ी चोटें मारी और उन्हें बेहोश कर दिया। वो नीचे जा गिरे थे। रोशन गाड़े के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। साला बच गया, नहीं तो गोली मार देता, गाड़े दांत पीसकर बड़बड़ा उठा। अगला दृश्य। टाइम खत्म। सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े ने एक पुलिस वाले को बेहोशी की हालत में हिलते देखा तो ऊंचे स्वर में कह उठा। बेहोश पुलिस वाले को अब होश आने लगा है।
निकल चलो यहां से, तहखाने में जाकर उन्हें चलने को कहो, नीचे भी बहुत माल है। हरिराम ने ट्रक के पास से आवाज दी। बेवकूफ, बहुत हो गया, निकल चलो अब, वरना फंस जाओगे। तभी ट्रक के पास टोकरा सिर पर रखे अमलेश कमती पहुंचा। उसने टोकरा ट्रक के भीतर खाली किया। उसकी सांस फूल रही थी। उसने हरिराम से पूछा, क्या कह रहे हैं साहब जी? चलने को कह रहा है, बोलता है पुलिस वालों को होश आने लगा है। हरिराम ने कहा, नीचे भी बहुत माल पड़ा है, हमें हिस्सा थोड़े ना मिलना है जो माल की चिंता करें। कमती गंभीर स्वर में बोला। क्या मतलब? हमें तो 1 करोड़ देने को कहा गया, ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ मिल जाएगा, तो हम क्यों नीचे पड़े माल की चिंता करें? मैं तो 10 करोड़ लूंगा, हरिराम बोला। 10 करोड़? ये कीमती हीरे जवाहरात हैं, एक एक की कीमत लाखों में है, कोई करोड़ से भी ज्यादा का होगा। इतने टोकरे भरकर हीरे जवाहरातों को हम ट्रक में डाल रहे हैं, तो क्या एक टोकरे पर भी हमारा हक नहीं बनता? पूरी तरह बनता है। अमरीश कमती ने फौरन मोहर लगा दी। एक टोकरे में 10 करोड़ से ज्यादा के हीरे जवाहरात हैं, हम एक टोकरा तो जरूर लेंगे। तेरी बात तो ठीक। तभी टोकरा उठाए जगमोहन आ पहुंचा। टोकरा ट्रक के खुले दरवाजे के बीच रखकर बोला, तुम लोग इस तरह खड़े होकर वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? गाड़े साहब चलने को बोल रहे हैं, कहते हैं पुलिस वालों को होश आना शुरू हो गया। रोशन गाड़े जगमोहन ने रोशन गाड़े पर निगाह मारी, जो कि 50 कदम दूर मौजूद दिखा। फिर उसने ट्रक के भीतर निगाह मारी। वहां जलती लाइटों में ट्रक के भीतर का नजारा काफी हद तक स्पष्ट दिखा। करीब आधा ट्रक बहुमूल्य हीरे जवाहरातों से भरा दिखाई दे रहा था, जो कि खजाने का शानदार हिस्सा था। गाड़े कहता है तो हमें चल देना चाहिए, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। तुम दोनों भीतर जाओ और मेरे साथी को चलने के लिए कह दो। जो टोकरे उसने भर रखे हैं वो उठाते लाना, तब तक मैं ट्रक स्टार्ट करता हूँ। हरिराम और कमती भीतर की तरफ भागे। जगमोहन ने ट्रक के फर्श पर रखा टोकरा भीतर खाली किया और खाली टोकरे को भीतर ही रहने दिया। ट्रक के आसपास जमीन पर कीमती हीरे जवाहरात भारी मात्रा में बिखरे हुए थे। टोकरा लाते और उन्हें खाली करते वक्त गिर गए थे। जिस रास्ते का वो इस्तेमाल कर रहे थे, उस रास्ते में भी हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। तभी इंस्पेक्टर रोशन गाड़ी की आवाज आई। ट्रक के पास कौन खड़ा है? मैं हूं, जगमोहन ने ऊंचे स्वर में कहा। शिवलाल तौड़े टोकरा सिर पर रखे आता दिखा। यहां से निकल चलो, पुलिस वालों की बेहोशी टूट रही है, उधर खड़े गाड़े ने कहा। चल रहे हैं, भीतर वाले बाहर आ जाएं। तुम यहीं रहोगे या साथ चलोगे? जगमोहन ने पूछा। मैं यहाँ क्यों रहूंगा, साथ चलूंगा मैं। तुम क्या चाहते हो कि सारी दौलत तुम लोगों के हवाले कर दूं? मैंने ऐसा नहीं कहा। मुझे तो ऐसा ही लगा, गाड़े ने मजाक भरे परंतु गंभीर स्वर में कहा। शिवलाल तौड़े ने वहां पहुंचकर अपना टोकरा खाली करके कहा, हरिराम कह रहा था कि हम यहाँ से जा रहे हैं। हाँ, पुलिस वालों की बेहोशी टूटने लगी है। अब जाना कहाँ है हमने? एक जगह तैयार कर रखी है। हम भी तुम्हारे साथ ही जाएंगे ना? तौड़े ने पूछा। हाँ, किसी को भी इस वक्त अकेला छोड़ना ठीक नहीं, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। खजाने की डकैती के बारे में सुनकर सरकार में हंगामा खड़ा हो सकता है। पुलिस के होश उड़ने वाले हैं कि यहाँ के पुलिस वालों की हालत देखकर हमें ढूंढने की जबरदस्त भागदौड़ शुरू होने वाली है। ऐसे में कुछ दिन हम साथ ही रहेंगे। तौड़े ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा, तो हमें चल देना चाहिए, भीतर वालों को बाहर आ लेने दो। वो आ गए। अमलेश कमती, बंटी, हरिराम और देवराज चौहान खंडर से निकलकर आते इधर दिखे। मैं ट्रक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कहने के साथ ही जगमोहन ट्रक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ गया। शिवलाल तौड़े ने बेचैनी भरी निगाह से यहाँ के सुनसान माहौल पर निगाह मारी। देवराज चौहान और वो तीनों पास आ पहुंचे। जगमोहन कहाँ है? ट्रक स्टार्ट करने गया है, गाड़े कहता है कि पुलिस वालों को होश आने लगा है। 3 घंटे हो रहे हैं उन्हें खाना खाए, बेहोशी की दवा का असर इतनी देर के लिए ही था। देवराज चौहान ने कहा, तुम चारों भीतर बैठ जाओ, हमें यहाँ से चलना है। कहाँ जा रहे हैं हम? कमती ने पूछा। इस वक्त कुछ भी जानना जरूरी नहीं है, ट्रक के भीतर बैठो। तभी ट्रक स्टार्ट हो गया। चारों ट्रक के भीतर खजाने के साथ जा बैठे। देवराज चौहान ने ट्रक के भारी दरवाजे बंद किए और दरवाजे के ऊपर नीचे लगी 2 मोटी कुंडियां घुमाकर कुंडों में फंसा दी और उन्हें अच्छी तरह बंद कर दिया। वो चारों खजाने के साथ भीतर बंद हो गए थे। तभी रोशन गाड़े आ पहुंचा। तुम ट्रक के आगे जगमोहन के साथ बैठोगे, देवराज चौहान ने कहा। वैसे तो रास्ते में कोई समस्या नहीं आने वाली, अगर समस्या आती है
तो वो तुम्हें दूर करनी होगी। तुम पुलिस वाले हो, तुम भी तो ट्रक में ही रहोगे। नहीं, मैं कार में ट्रक के पीछे आऊंगा। ठीक है, निकल चलो। पुलिस वाले अब कभी भी उठकर खड़े हो सकते हैं, गार्ड ने बेचैन स्वर में कहा। तुम अब पुलिस की नौकरी गवा चुके हो, जानता हूं, पर अब इस मामूली सी नौकरी की परवाह कौन करता है, गार्ड ने गंभीर स्वर में कहा। बहुत दौलत है पास में, यहां से खिसक जाऊंगा, पुलिस कभी मुझे पकड़ नहीं पाएगी। आने वाला कल सिर्फ मेरा है, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम जो भी करो मुझे मतलब नहीं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर मैंने वर्दी पहनी होती, मैं पुलिस वाला होता, तो कभी भी ऐसा काम नहीं करता जिससे कि जिस्म से वर्दी उतर जाए। ये कहने की बातें हैं, दौलत बड़ों बड़ों का ईमान बदल कर रख देती है। रोशन गाड़े हंस पड़ा। जगमोहन के साथ ट्रक में भीतर बैठो और चल दो यहां से। गाड़े आगे की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और हर तरफ नजर घुमाने लगा। मिनट भर में ही ट्रक आगे बढ़ता चला गया। कश लेता देवराज चौहान उस तरफ बढ़ गया जिधर उसकी कार खड़ी थी। अगला दृश्य। कुछ और वक्त बीता। पुलिस वालों की बेहोशी टूटने लगी। तब तक कुछ को होश आ चुका था और वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ हुआ क्या। तो कुछ बाकी के पुलिस वालों को होश में लाने का प्रयत्न करने लगे। वहां अफरा तफरी फैलती जा रही थी। इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा को भी बेहोश पाया तो पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए। नीचे तहखाने में गए तो वहां का हाल देखकर उनकी हालत और भी बुरी हो गई। तहखाने वाले भी अब होश में आने लगे थे। हर कोई एक दूसरे से पूछता फिर रहा था कि क्या हुआ, क्या हुआ, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। कहने को यही था कि खाना खाने के बाद उनके होश गुम होते चले गए थे। खाने की वैन अभी तक वहीं खड़ी थी। पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके यहाँ के हालातों की खबर दे दी गई। अगला दृश्य। 45 मिनट के भीतर ही वहां पर ढेर सारी पुलिस आ चुकी थी। सब कुछ आने वाली पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। पहले मौजूद पुलिस वालों को एक जगह इकट्ठे बैठने को कह दिया गया था। दो पुलिस कमिश्नर भी आ गए थे। नाडा का चीफ पुलिस कमिश्नर भी आया। सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े को ढूंढने की चेष्टा की गई तो वो नहीं मिला, परंतु तब तक उन पुलिस वालों को होश आ चुका था जिनका वास्ता गाड़े से पड़ा था। उनमें सब इंस्पेक्टर राम हेगड़े और कदम पवार भी थे। उन्होंने गाड़ी की करतूत बताई तो कमिश्नर साहब के सामने हालात स्पष्ट हो गए। उन्होंने मामले की गंभीरता को समझा और पुलिस हेडक्वार्टर फोन करके एक्सपर्ट्स की टीम को भेजने को कहा। तब तक भीतर काम करने वाले सरकारी लोगों को होश आ गया था और खुले कमरे और भीतर खाली हो रहे कमरों को देखकर उन्होंने बताया कि बड़ी मात्रा में खजाना गायब हो चुका है। हड़कंप मच चुका था। पुलिस वाले हैरान थे कि एक साथ इतने पुलिस वालों को बेहोश करके खजाने का बड़ा हिस्सा ले उड़े कुछ लोग। रोशन गाड़े उनका साथी बना हुआ था। पुलिस वालों से पूछताछ करने पर यह बात भी समझ में आई कि यहाँ आने वाले खाने में बेहोशी की तेज दवा मिली हुई थी। सब इंस्पेक्टर राम हेगड़े ने बताया कमिश्नर साहब को कि जब वो यहाँ पहुंचे तो बंद बॉडी का बड़ा ट्रक खड़ा पाया और कुछ लोग टोकरों में भरकर ला रहे थे खजाने को और ट्रक में डाल रहे थे। हेगड़े ट्रक का रंग नहीं बता पाया। कदम पवार को भी रंग नहीं पता, क्योंकि उस वक्त वो लोग हर तरफ बिखरे पड़े बेहोश पुलिस वालों को देखकर हैरान परेशान थे। कमिश्नर ने फौरन बंद ट्रक के बारे में हेडक्वार्टर में खबर दी कि मुंबई में हर जगह नाकेबंदी कर दी जाए और इस तरह का जो भी ट्रक दिखे उसकी भरपूर तलाशी ली जाए। साथ ही सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़ी की तलाश के लिए ऑर्डर दिया गया कि उसकी तस्वीर हर थाने में पहुंचा दी जाए। एक्सपर्ट्स की टीम आ गई थी और अपने काम में जुट गई थी। पुलिस फोटोग्राफर ने भीतर और बाहर बिखरे हीरे जवाहरातों की तस्वीर ली और फिर ऑर्डर मिलने पर कुछ जवान उन्हें उन हीरे जवाहरातों को इकट्ठा करने लगे। सनसनी फैली हुई थी हर तरफ। टीवी के पत्रकार और अखबार वाले भी वहां पहुंचने लगे थे, परंतु उन्हें पुलिस ने उस जगह से कुछ दूर ही रोक लिया था। धीरे धीरे पूरी जगह हंगामे से भरती जा रही थी। हर तरफ सवाल थे परंतु जवाब अभी नहीं था। इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा को अभी तक होश नहीं आया था। अन्य चार पुलिस वालों को भी होश नहीं आया था। इन पांचों को पुलिस की गाड़ी में डालकर फौरन अस्पताल भेजा गया। पुलिस बेहद व्यस्त हो चुकी थी। अभी तक किसी को नहीं मालूम था कि डकैती में कौन कौन लोग थे। रोशन गाड़े का अवश्य पता था कि वो डकैतों का साथी बना हुआ है, परंतु वो भी गायब था। अगला दृश्य।
अस्पताल पहुंचने के घंटे भर बाद ही इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा और बाकी के चारों पुलिस वालों को होश आ गया था। वो स्वस्थ थे। जो दो पुलिस वाले वहां पर उनके लिए ड्यूटी पर मौजूद थे, उनसे हालातों के बारे में सुनकर इंस्पेक्टर नाड़ा सन्न रह गया। सुनने के बाद तो कई पलों तक उसके मुंह से बोल नहीं फूटा। तुम कह रहे हो कि खंडर के खजाने पर डकैती हो गई? नाड़ा अजीब से तीखे स्वर में कह उठा। और उस डकैती में सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े भी शामिल था? यही कह रहे हो ना तुम? यस सर, उस कांस्टेबल का। मुझे वहां वहां पर यही सुनने को मिला। गाड़ी की ऐसी की तैसी, वर्दी का गद्दार। नाड़ा गुर्रा उठा। कमीना जाएगा कहाँ? आप कहाँ जा रहे हैं सर? मैं ठीक हूं, मुझे वापस खंडर तक जाना है। गाड़े ने डकैती की? मुझे विश्वास नहीं आ रहा। मैं इस मामले को खुद देखूंगा। कमिश्नर साहब भी है ना वहां पर? नाड़ा तीव्र झल्लाहट में दिखाई दे रहा था। यस सर। अगला दृश्य। खंडर के आसपास और जंगल में पुलिस का तगड़ा घेरा लग चुका था। सुबह के 4 बज रहे थे। कुछ दूरी पर मौजूद प्रेस वाले अपना काम कर रहे थे। उन्हें बता दिया गया था कि इस डकैती में सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े भी शामिल था, जो कि इंस्पेक्टर की देखरेख में यहाँ की पहरेदारी का काम संभाल रहा था। कमिश्नर ने टीवी समाचार के चैनल और अखबार वालों से कहा कि वो गाड़े की तस्वीर हासिल करके टीवी पर दिखाएं, ताकि वो जल्दी पकड़ा जा सके। परंतु कमिश्नर उन लोगों के बारे में बताने में असमर्थ था जो गाड़े के साथ डकैती में शामिल थे। प्रेस वाले भीतर की तस्वीरें लेना चाहते थे, परंतु कमिश्नर ने उन्हें भीतर जाने की इजाजत नहीं दी। कमिश्नर देवी शंकर के सामने इंस्पेक्टर नाड़ा ने पहुंचकर सैल्यूट दिया। सर, तुम तुम तो अस्पताल भेजे गए थे। कमिश्नर देवी शंकर ने कहा। मैं ठीक हूं सर, और अब वापस आ गया हूं, नाड़ा ने सतर्क स्वर में कहा। यहाँ ये सब क्या हो गया? तुम्हारी ड्यूटी थी इधर, और मैं माफी चाहता हूँ सर, शर्मिंदा भी हूँ। परंतु मुझे पता चला है कि हमारे लिए जो खाना आया था, उसमें ही बेहोशी की दवा मिली थी। उसे खाने के बाद सब बेहोश होते चले गए। ये भी पता चला कि सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े ने ही डकैती का प्लान तैयार किया था। वो वर्दी का गद्दार निकला सर। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो खजाने पर डकैती करने के लिए तैयारी कर रहा था और तुम्हें पता तक नहीं चला? कैसे पता चलता सर? उसने वर्दी की आड़ ले रखी थी। ऐसे पुलिस वाले ही हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम। कौन लोग हो सकते हैं सब इंस्पेक्टर गाड़े के साथ? मुझे कुछ पता नहीं, परंतु मैं पता लगा के रहूंगा गाड़े का। सर, क्षण भर के लिए ठिठका नाड़ा कह उठा। सर, भीतर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर उन्होंने कैमरे को नहीं छेड़ा, तो वहां से हमें डकैती करने वालों के बारे में पता चल सकता है। वो कैमरे तो आपने ओह, उन्हें नहीं देखा? किसी ने उस तरफ ध्यान ही नहीं कराया। आओ, उनकी कैसेट निकालकर हेडक्वार्टर भेजनी होगी, ताकि हमें और भी जानकारी मिल सके और हम जल्दी उन लोगों तक पहुंच सकें। दोनों खंडर की तरफ बढ़ गए। सर, गाड़े ने बहुत बुरा किया। मुझे उससे ये आशा नहीं थी। मैं उसे पकड़ लूंगा सर। वो बचने वाला नहीं। ये केस मुझे दे दीजिए सर। गाड़े को मैं सब इंस्पेक्टर गाड़े की पड़ी है, जबकि उसके साथ और लोग भी हैं। खजाने का काफी बड़ा हिस्सा ले गए। मैं सबको पकड़ के रहूंगा सर, और खजाना भी उनसे बरामद कर लूंगा। मेरे लिए शर्म की बात है कि खजाने की सुरक्षा मेरे ऊपर थी और सब इंस्पेक्टर गाड़े ने ही धोखेबाजी कर दी। उसे मैंने ही यहाँ ड्यूटी पर लगाया था सर, वरना पहले 10 दिन तो मैं अकेला ही सब कुछ संभाल रहा था। मैं सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े को छोड़ूंगा नहीं सर। वो तहखाने में पहुंचे। सीसीटीवी कैमरे अपनी जगह पर लगे थे। उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी। सीसीटीवी कैमरों की कैसेट निकालकर उन्हें हेडक्वार्टर भेजा गया, ताकि उन पर फौरन काम शुरू किया जा सके और पता चल सके कि डकैती में कौन और कितने लोग शामिल थे। सब काम तेजी से हो रहा था। कमिश्नर देवी शंकर को मोबाइल पर बार बार ऊपर से फोन आ रहे थे। अरबों खरबों की डकैती हो गई थी, और वो भी 150-200 पुलिस वालों के बीच में से। ये पुलिस के लिए हैरानी और उलझन की बात थी कि एक ही बार में मौजूद यहाँ सबको बेहोश कर दिया गया, खाने में दवा मिलाकर। शातिरों वाला प्लान था। पुलिस हक्की भक्की सी भागी फिर रही थी। दिन का उजाला फैलने तक पूरी मुंबई में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। जगह जगह पुलिस की नाकेबंदी दिखाई दे रही थी। जो भी इस डकैती के बारे में सुनता सन्न रह जाता। समाचार, टीवी चैनल सुबह से ही इस डकैती के बारे में बता रहे थे। सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े की तस्वीर दिखाई जा रही थी।
जबकि अखबारों में डकैती के बारे में कोई खबर नहीं थी, क्योंकि रात 3 बजे के बाद तो डकैती का खुलासा हुआ था और तब तक अखबार छप चुके थे। पूरा मुंबई क्या, पूरा हिंदुस्तान हिल गया था कि बेशकीमती खजाने पर डकैती करके डकैत खजाने का बड़ा हिस्सा ले गए हैं। अगला दृश्य। सुबह दिन का उजाला फैला तो इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े वहां आ पहुंचा। उसकी आंखें बता रही थी कि नींद को बीच में ही छोड़कर वो भागा आया है। कार से बाहर निकलकर खंडरों की तरफ बढ़ा। वो सादे कपड़ों में था, इसलिए पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। वानखेड़े ने अपना कार्ड दिखाया तो आगे जा सका। उस वक्त कमिश्नर देवी शंकर तहखाने में थे। वानखेड़े नीचे पहुंचकर देवी शंकर से मिला, सैल्यूट दिया। आओ वानखेड़े, कमिश्नर साहब ने गंभीर स्वर में कहा। तुमसे कई बार कहा है कि मुझे सैल्यूट मत दिया करो। आज तुम भी कमिश्नर होते अगर तुमने तरक्की ले ली होती, पर तुम फील्ड में रहना चाहते थे। आपकी वर्दी मेरी वर्दी से बड़ी है सर, तमगे ज्यादा लगे हैं, वानखेड़े ने कहा। परंतु मेरी नजर में तुम मेरे से बड़े हो। अब दोस्तों की तरह बात करो, सर और आप कहना छोड़ो। कमिश्नर देवी शंकर की नजर हर तरफ फिर रही थी। तुम्हें यहां आया देखकर मैं हैरान हूं। मुझे डकैती के बारे में पता चला। वानखेड़े गंभीर था। पता चला कि एक की भी जान नहीं गई और डकैती करने वाले खजाने का काफी बड़ा हिस्सा ले गए। खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर सबको बेहोश किया गया। यही हुआ था। मेरा शक है कि ये डकैती देवराज चौहान ने की हो सकती है सर, वानखेड़े बोला। कैसे कह सकते हो? इतनी बड़ी डकैती बिना खून खराबे के सिर्फ देवराज चौहान ही कर सकता है। मैं उसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं कि देवराज चौहान दौलत पाने के लिए कभी किसी की जान नहीं लेता। उसने खाने में बेहोशी की दवा की मात्रा भी सोच समझ कर डाली कि चंद घंटे ही पुलिस वाले बेहोश रहे और उस बेहोशी में किसी की जान नहीं गई। देवराज चौहान इस तरह काम करेगा। पवन कुमार वानखेड़े का स्वर दृढ़ता से भरा हुआ था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने देवराज चौहान को डकैती करते देखा हो। उसे देखने की जरूरत नहीं है। मैं डकैती के ढंग से ही समझ सकता हूं कि ये काम देवराज चौहान का है या नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये काम देवराज चौहान ने किया है। मैं तुम्हारे दावे पर तब तक यकीन नहीं कर सकता जब तक मुझे सबूत न मिले। देवराज चौहान की फाइल मेरे पास है। सरकार ने उसे गिरफ्तार करने का काम मेरे हवाले कर रखा है। जितना मैं देवराज चौहान को जानता हूं, उतना ही देवराज चौहान खुद के बारे में जानता है। तुम मेरी बात पर भरोसा करो कि कानून सबूत मांगता है। देवी शंकर ने गंभीर निगाहों से वानखेड़े को देखा। मतलब कि तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे? कमिश्नर देवी शंकर खामोश रहा। ठीक है, ये बात बहुत जल्द सामने आ जाएगी। उन लोगों ने खजाने की दौलत को टोकरों में भर भर कर ट्रक में डाला। कमिश्नर देवी शंकर ने गंभीर स्वर में कहा, इस तरह जैसे मजदूर मिट्टी के टोकरे भरकर ट्रक में डालते हैं। सब कुछ अच्छी तरह प्लान कर रखा था। तुमने देखा कि उन्होंने ऐसा किया? वानखेड़े ने पूछा। जब डकैती हो रही थी तो सब इंस्पेक्टर राम हेगड़े और हवलदार कदम पवार राउंड पर इस तरफ आ गए थे। उन्होंने ये बात देखी। तुम बताओ मुझे कि यहाँ क्या क्या हुआ, क्या जाना अभी तक तुमने? देवी शंकर ने वानखेड़े को अब तक की सारी तफ्तीश बताई। तुम यकीन कर लो कि यह काम डकैती मास्टर देवराज चौहान का ही है, वानखेड़े कह उठा। सीसीटीवी कैमरे की कैसेटें हेडक्वार्टर भेजी हैं। उन कैसेटों में जरूर जरूर डकैती करने वालों के चेहरे कैद होंगे। फिर तो मुझे हेडक्वार्टर जाना चाहिए। मैं उन कैसेटों को देखता हूँ। अभी तक बंद ट्रक देखे जाने की कोई खबर नहीं मिली। नहीं, लेकिन सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े की तस्वीर टीवी पर दिखाई जा रही है। वो बचने वाला नहीं है। और तभी इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा पास आकर बोला, सर, गाड़े को पकड़ने और खजाना वापस पाने के लिए ये केस मेरे हवाले कर दीजिए। मैं इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा, मैं तुम्हें सस्पेंड करने जा रहा हूँ, कमिश्नर शंकर ने गंभीर स्वर में कहा। क्यों सर? मैंने क्या किया है? नाड़ा घबरा कर कह उठा। यहाँ की जिम्मेवारी तुम्हारे हवाले थी और तुम अपना काम ठीक से नहीं कर सके। तुम्हारी मौजूदगी में यहाँ डकैती हो गई और सब इंस्पेक्टर से गाड़े के डकैतों के मिले होने की खबर सब इंस्पेक्टर के गाड़े से नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। और सब इंस्पेक्टर गाड़े के डकैतों से मिले होने की खबर खबर तक तुम्हें ना हो पाई। इंक्वायरी के बाद ही तुम्हारे बारे में कोई फैसला लिया जाएगा।
परंतु सर, मेरी क्या गलती है इसमें? सब इंस्पेक्टर गाड़े ही धोखेबाज निकला। हम तो एक टीम की तरह काम कर रहे थे और यहाँ कोई गद्दार निकल जाए तो उसमें मेरा क्या कसूर? प्लीज सर, मुझे सस्पेंड मत कीजिए। मेरी गलती होती तो तुम फिक्र मत करो, तुम सस्पेंड नहीं होगे, वानखेड़े ने कहा। कमिश्नर देवीशंकर ने वानखेड़े को देखा। थैंक यू सर, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो वानखेड़े? देवीशंकर बोला। इसकी क्या गलती है अगर साथ वाला ही दगाबाज निकले? सब कुछ गाड़े ने किया है, ये निर्दोष है। यहां पर सब ठीक रखना इसकी जिम्मेवारी थी। इन बातों को रहने दो, इसे सस्पेंड मत करना, वानखेड़े बोला। इंक्वायरी तो होगी ही, विभाग के लोग हर पहलू पर जांच करेंगे। अगर इसकी लापरवाही हुई तो तब तुम इस पर एक्शन ले सकते हो। कमिश्नर देवीशंकर ने कुछ नहीं कहा। थैंक यू सर, नाडा ने आभार भरे स्वर में कमिश्नर देवीशंकर से कहा। मैंने कहीं भी कोई गलती नहीं की। अगर गाड़े पर जरा भी शक हुआ होता तो मैं उसे फौरन गिरफ्तार कर लेता, लेकिन वो शातिर निकला, मुझे हवा तक नहीं लगने दी। वो लोग मुंबई से बाहर नहीं गए होंगे, देवीशंकर ने वानखेड़े से कहा। वो मुंबई में ही। मुखबिरों को सतर्क कर दो, कहीं से भी कोई खबर आ सकती है। मुखबिर अब तक सतर्क कर दिए गए होंगे। मुंबई के बाहर जाने के पूरे रास्ते बंद हैं। एक एक वाहन को चेक करके ही जाने दिया जा रहा है, परंतु वो बंद ट्रक नजरों में नहीं आया। उस ट्रक की तरफ मत ध्यान दो, खजाना किसी दूसरे वाहन में भी डाला जा सकता है, वानखेड़े ने कहा। हर गाड़ी को चेक करना है, कभी भी हमें सफलता मिल सकती है। क्या तुम ये काम अपने हाथ में लेना चाहोगे? अगर ये काम देवराज चौहान ने किया है तो ये मामला मैं संभालूंगा। सीसीटीवी कैस्टों से पता चल जाएगा कि। तभी कमिश्नर देवीशंकर का मोबाइल बजा। हेलो सर, मैं ट्रांसपोर्ट नगर के पुलिस स्टेशन का इंचार्ज रंजीत घोरपड़े बोल रहा हूँ। रात 10 बजे एक बंद ट्रक चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जो कि शाम को ट्रांसपोर्ट नगर से ही चोरी हुआ था। गुड। ये काम खजाने की डकैती करने वालों का हो सकता है। ट्रक का हुलिया है तुम्हारे पास? यस सर। तो फौरन कंट्रोल रूम को खबर कर दो इस बात की। ट्रक का हुलिया बताओ। हर पुलिस वाले तक ट्रक की जानकारी पहुंच जानी चाहिए। मैं भी कंट्रोल रूम को ट्रक के हुलिये की जानकारी देता हूं सर, कमिश्नर देवीशंकर ने फोन बंद करते हुए कहा। ट्रांसपोर्ट नगर से शाम को एक बंद ट्रक चोरी हो गया था। रात 10 बजे के बाद उसकी रिपोर्ट लिखा दी गई थी। डकैती में इसी ट्रक का इस्तेमाल हुआ हो सकता है, संभावना है। मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। सीसीटीवी की कैस्टों में डकैती करने वालों के चेहरे देखना चाहूंगा। वानखेड़े चला गया। इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा अभी भी पास ही खड़ा देवीशंकर को देख रहा था। तुम्हें अब क्या चाहिए? देवीशंकर ने नाराजगी से कहा। सर, ये केस मुझे दे दीजिए, मैं गाड़े को। तुम्हें ये मामला नहीं सौंपा जा सकता, कमिश्नर देवीशंकर ने गंभीर स्वर में कहा। तुम संदेह के घेरे में नहीं तो लापरवाही के जिम्मेदार तो हो ही। विभाग की तरफ से होने वाली इंक्वायरी में ही तुम्हारे बारे में फैसला लिया जाएगा। सर, मैं इस मामले से हटना नहीं चाहता। मुझे अब तुम अपने थाने का ही काम संभालोगे। यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसी और के हवाले की जाएगी। तुम नाकाबिल निकले, हो सकता है तुम्हारा ट्रांसफर किसी बेहुदा थाने में कर दिया जाए जहां पंखे भी ना चलते हों। ये तो जाती है सर। मैं शट अप, कमिश्नर देवीशंकर ने कहा और काम कर रही एक्सपर्ट्स की टीम की तरफ बढ़ गया। वहां कई पुलिस वाले इस बात की ड्यूटी दे ही रहे थे कि कोई हीरा जवाहरात अपनी जेब में न डाले। वैसे तहखाने के बाहर सीढ़ियों के पास पुलिस वाले तैनात हो गए थे, जो भीतर से बाहर आने वालों की तलाशी ले रहे थे। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर नाड़ा सिर से पांव तक सुलगा दिख रहा था। वह तहखाने के बाहर निकला और सब इंस्पेक्टर हेगड़े को ढूंढने लगा। हर तरफ खाकी वर्दी वाले थे। ऐसे में उसे ढूंढने में परेशानी आई, लेकिन मिल गया वो। राम हेगड़े भी बहुत परेशान था। सब इंस्पेक्टर कदम पवार भी उसके साथ था। इंस्पेक्टर साहब, राम हेगड़े उसे देखते ही बोला, आप ठीक तो हैं? मैं। तुम निहायत ही मूर्ख हो हेगड़े, नाड़ा गुस्से में बोला। बहुत अच्छे मौके पर तुम यहाँ आ गए थे। डकैती चल रही थी, गाड़े से तुम्हारा सामना हो गया था। तुम दो थे, वो एक। आसानी से उस पर काबू पा सकते थे, लेकिन तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया। तब हमें नहीं मालूम था कि गाड़े डकैतों का साथी बना हुआ है और यहाँ डकैती हो रही है। मैं तो सब पुलिस वालों को जमीन पर बेहोश पड़े देखकर घबरा गया था
मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और तुम्हें गाड़े को पकड़ लेना चाहिए था हेगड़े। सर, हवलदार कदम पवार कह उठा। जब तक हमें मामला समझ में आया उसने हम पर रिवॉल्वर तान दी। वो तुम दोनों को डरा रहा। तब गाड़ी की आंखों में मैंने पागलपन देखा था सर। हेगड़े बोला। वो गोली चला सकता था। हमें कुछ भी करने का मौका नहीं मिला सर। हम, कदम पवार ने कहना चाहा। बकवास बंद करो। वो हम सब की ऐसी तैसी फेर गया। नाड़ा दांत भींच कर बोला। मैंने तो गाड़े को बहुत समझाया कि ये सब कुछ यहीं पर छोड़ दे। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, बात यहीं खत्म कर देंगे। परंतु वो तो अपने ही घोड़े पर सवार था। नहीं माना। भुगतेगा। कमिश्नर साहब मुझे सस्पेंड कर रहे थे कि मेरे होते इतनी बड़ी डकैती हो गई। हाथ जोड़कर मैंने अपना सस्पेंशन रुकवाया है। अब विभाग की जांच बैठेगी। 50 बार मुझे उनके सामने पेश होकर जवाब देने होंगे। जानते हो उस जांच का अंत क्या होगा? मुझे ऐसे बेकार थाने में भेज दिया जाएगा जहां करने को कुछ भी नहीं होगा। इस डकैती का दाग तो लग गया मेरे माथे पर कि मैंने ठीक से काम नहीं किया। खजाने की सुरक्षा की जिम्मेवारी मुझ पर थी और मैं ठीक से अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा सका। मरते दम तक ये बात नहीं भूल सकूंगा। मैं सर, आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। गाड़े बचने वाला नहीं है वो। ये तो मैं भी जानता हूँ कि वो ज्यादा देर आजाद नहीं रहेगा। उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है और कानून तब तक चैन से नहीं बैठने वाला जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। साला मेरे हाथ आ जाए तो गर्दन मरोड़ दूंगा। हेगड़े और कदम चुप रहे। तुम दोनों जब यहाँ आए तो गाड़े के अलावा किसी और को देखा? नाड़ा ने दांत भींच कर पूछा। उधर ट्रक खड़ा था, परंतु हमसे कुछ दूर था। दो लोगों को देखा जो सिर पर टोकरा उठाकर लाए खंडर की तरफ से, और टोकरा ट्रक के भीतर उतार दिया। उनके चेहरे हमें साफ नहीं दिखे। साफ नहीं दिखे या थोड़े बहुत दिखे? नहीं दिख पाया हमें कुछ। हम उन्हें पहचान नहीं सकते। इसका मतलब कि पुलिस को अपना पूरा ध्यान गाड़ी की तलाश में ही लगाना होगा। आप इस मामले पर काम कर रहे हैं सर? नहीं। कमिश्नर साहब ने मुझे थाने पर वापस जाने को कह दिया है, पर मौका मिला तो गाड़ी को जरूर ढूंढ निकालूंगा। चेतन नाड़ा कठोर स्वर में बोला। एक ही घूंसे में उसके सारे दांत बाहर निकाल दूंगा। मैं और कदम जाएं सर? हमारा तो यहाँ पर कोई काम नहीं। हाँ, थाने में पहुंचो। कुछ देर में मैं भी आता हूँ। जब तक गाड़े पकड़ा नहीं जाता मुझसे कोई काम नहीं होने वाला। राम हेगड़े और कदम पवार चले गए। इंस्पेक्टर नाड़ा खंडर की तरफ जाने लगा कि मोबाइल बज उठा। हेलो, नाड़ा ने बात की। क्यों जी? ये मैं क्या सुन रही हूँ टीवी पर? तुम्हारा सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े सारा खजाना ले उड़ा। देखा कितना बहादुर निकला वो। ये काम तुमने क्यों ना कर दिया? एक हीरा लाकर बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहे थे और गाड़े तो पूरा ट्रक भर के ले गया। टीवी पर बार बार उसकी फोटो आ रही है। नाड़े ने फोन बंद किया और बड़बड़ा उठा। उल्लू की पट्टी, अभी तूने पूरे समाचार सुने ही नहीं है। वो कमीना अभी पकड़ा जाएगा। अगला दृश्य। जगमोहन ने बंद बॉडी के ट्रक को बहुत ही सावधानी से ऐसे दौड़ाया कि 50 मिनट में ही वो मुंबई से बाहर निकल चुका था और खंडाला वाले हाईवे आते ही स्पीड तेज कर दी। सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़ी उसकी बगल वाली सीट पर बैठा था। वर्दी पहनी हुई थी उसने। चेहरे पर गंभीरता ठहरी थी। ट्रक के हेडलाइट की तेज रोशनी जैसे दौड़ती सड़क पर पड़ रही थी। उन दोनों में अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। डकैती के बाद तेरी बोलती को बंद हो गई, जगमोहन बोला। बाय गॉड, ये तो कसम से कमाल हो गया। हम सफल हो गए। हमने इतना बड़ा काम कर लिया। गाड़े क्या उठा। हम लोगों के लिए ये काम बड़ा नहीं है। इतनी दौलत हमें मिल गई और तुम कहते हो कि बड़ा काम नहीं है? हाँ, ये कोई बड़ा काम नहीं है। हम इससे बड़े बड़े काम कर चुके हैं। रही बात दौलत की, तो शायद शायद इतनी बड़ी दौलत पहले कभी हाथ लगी हो। ये तो खजाना है, बहुमूल्य खजाना। मेरा यही मतलब था बड़ा काम से, कि इतनी बड़ी दौलत के हम मालिक बन गए और बहुत खुश हो रहे हो। क्यों ना हूं। मैंने जैकपॉट मार लिया। मैंने कमाल कर। अब तुम फंसने वाले हो, जगमोहन बोला। क्या? गाड़ी हचकिचाया। तुम फंसने वाले हो। कानून के मुलाजिम होकर तुमने डकैती में हमारा साथ दिया है। वहां पर पुलिस वालों के होश में आने की देर है कि तुम्हारे बारे में सबको पता चल जाएगा।
मेरा ख्याल है कि टीवी के समाचार चैनलों पर जल्दी तुम्हारी तस्वीर नजर आने लगेगी। क्या तुमने इन बातों के बारे में सोचा है कभी? गाड़े ऐसी बातों की परवाह नहीं करता। भाड़ में जाए पुलिस की नौकरी। पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। मैं पुलिस के काम करने का ढंग जानता हूं। वो मुझे नहीं पकड़ सकेगी। मैं बच निकलूंगा। तुम्हारा परिवार? पत्नी है। मौका पाकर उसे भी अपने पास बुला लूंगा। इतनी दौलत होगी मेरे पास कि मुझे किसी की परवाह नहीं होगी। मैंने जो भी काम किया बहुत सोच समझ कर किया है। मतलब कि सारी जिंदगी पुलिस से, कानून से भागते रहोगे? तुम लोग भी तो ऐसा ही करते हो। हमारे साथ बराबरी मत करो वरना दम निकल जाएगा। बहुत परेशान करने वाली जिंदगी है हमारी। चैन तो मिलता ही नहीं है। पुलिस से तो खुद को बचा के रखना ही पड़ता है। साथ ही दुश्मनों से भी सतर्क रहना पड़ता है। बहुत दुश्मन है हमारे। तुम क्या समझते हो कि मजे से जी रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हर वक्त जिंदगी से जिंदगी के लिए लड़ना पड़ता है। आजाद होकर भी हम आजाद नहीं है। इंसान आजादी की कीमत तब तक नहीं समझता जब तक कि वो बंधक नहीं बन जाता। लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। कोई उन्हें नहीं देखता, परवाह नहीं करता। परंतु हम आजादी से नहीं निकल सकते सड़क पर। डर रहता है कि कोई हमें पहचान ना ले, कानून पकड़ ना ले। अब तक तुम आजाद थे, परंतु ये डकैती करके अपने ही कैदी बन गए हो। अगर तुम कानून से बचे भी रहे तो अपने अपने आप से न बच सकोगे। हर वक्त खुद को दूसरों की निगाहों से बचाते रहोगे, छिपते रहोगे। सात दरवाजों के भीतर तक बंद होने के बाद भी पकड़े जाने का खौफ तुम्हारे दिमाग पर रहेगा। तुम कभी भी चैन से जिंदगी नहीं बिता सकोगे। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है। सबके साथ ऐसा होता है जो गैर कानूनी काम करते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों? मैं खुद को सुरक्षित करना जानता हूं। कोई भी मेरे पास, सब ऐसा ही सोचते हैं कि वो सुरक्षित हैं। लेकिन गोली जब सिर में आकर लगती है तो पता चलता है कि वो सुरक्षित नहीं थे। तुम्हारी बातें मुझे परेशान करने लगी हैं, गाड़े झल्लाकर बोला। मैं तो तुम्हें भविष्य की तस्वीर दिखा रहा हूं कि अब तुम्हारी जिंदगी इस तरह की होगी अगर तुम कानून से बचे भी रहे तो। ये बातें मत करो। नहीं करता। रोशन गाड़े ने बेचैनी से पहलू बदला। ट्रक तेजी से हाईवे पर दौड़े जा रहा था। हम वक्त पर मुंबई से बाहर आ गए। पुलिस ने जल्दी सब रास्तों पर नाकाबंदी कर देनी है, गाड़े बोला। मैंने अभी कहा था ना कि अब तुम इसी तरह की बातें सोचा करोगे। तुम्हारी आजादी के दिन खत्म हो गए। मैं आजाद हूं, रोशन गाड़ी झल्लाकर तेज स्वर में बोला। बहुत जल्दी धीरे धीरे तुम्हें इस बात का एहसास होता चला जाएगा कि तुम आजाद होकर भी आजाद नहीं हो। तुम मुझे परेशान कर रहे हो जगमोहन। चुप हो जाओ। जवाब में जगमोहन ट्रक ड्राइव करता मुस्कुराता रह गया। अगला दृश्य। मुंबई खंडाला हाईवे पर वो मोड़ आया जो फार्म हाउस की तरफ जाता था। उस मोड़ के आसपास कई दुकानें नजर आ रही थी। रात का अंधेरा हर तरफ फैला था। ट्रक की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। यहीं से मुड़ना है, गाड़े बोला। पता है। फिर जगमोहन ने ट्रक को सड़क से मोड़ा और वो कच्चे रास्ते पर आ गया। हेडलाइट बंद कर दो, गाड़े बोला। रोशनी देखकर दूर गांव के लोग भी समझ जाएंगे कि कोई गाड़ी आ रही है। जगमोहन ने हेडलाइट ऑफ करते हुए कहा, अंधेरे में रास्ता दिखना कठिन हो जाएगा। चंद्रमा की पूरी रोशनी फैली है, हमारा काम चल जाएगा। जगमोहन मध्यम गति से ट्रक को आगे बढ़ाता गया। देवराज चौहान पीछे आ रहा है ना, गाड़े बोला। वो हर हाल में पीछे होगा, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान की योजना बहुत शानदार रही। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि 200 लोगों को एक साथ बेहोश करके हम इतनी बड़ी दौलत ले आए। सब सपना सा लग रहा है मुझे। जल्दी ही तुम्हारा सपना हकीकत में बदल जाएगा जब तुम कानून के हाथों में। तुम फिर वही बातें करने लगे, गाड़े ने तीखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें समझाने की चेष्टा कर रहा हूं कि तुम पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा। तुम पर भी तो है खतरा। हमारी बात छोड़ो। हम तो कब से खतरों के घड़े में बैठे हैं, सिर बाहर निकाले हुए हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अपराध कम किया तो एक ज्यादा किया। कानून को भी हमारी आदत पड़ चुकी है कि तुम लोग अभी तक पकड़े तो नहीं गए। इसकी भी वजह है। सच बात तो यह है
कि कानून से कोई भी नहीं बच सकता अगर कानून हाथ धोकर किसी के पीछे पड़ जाए। परंतु हम इसलिए आजाद हैं कि कानून ने हमें खतरनाक घोषित नहीं किया। हम दौलत लूटते हैं पर किसी की जान नहीं लेते। अगर ऐसा मौका आने लगे तो हम दौलत छोड़कर निकल लेते हैं। अब की बारी देखो, इतनी बड़ी दौलत पर हाथ मार लिया परंतु एक की भी जान नहीं गई। ऐसे में पुलिस को बेशक हमारे बारे में पता चल जाए परंतु उसका ध्यान तुम पर ही जाएगा। वो तुम्हारे पीछे ही पड़ेगी। तुम ये बकवास करते ही रहोगे। सच को तुम्हें साथ लेकर चलना चाहिए। जगमोहन मुस्कुराया। और सच ये है कि अब मेरे पास अथाह दौलत है। दौलत ही ताकत है। मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। रोशन गाड़े ने तीखे स्वर में कहा। तुम इस तरह की बकवास करना बंद कर दो। ट्रक अधर में ट्रक अंधेरे में मध्यम गति से आगे बढ़ता जा रहा था। मैं तो इस वक्त वहां के हालात सोच रहा हूं। हमें निकले 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। उधर सबको होश आ गया होगा। सब हक्के बक्के रह रहे होंगे खजाने की डकैती के बारे में जानकर। अब तक उन्हें मेरे बारे में भी पता चल गया होगा कि डकैती करने वालों के साथ मैं मिला हुआ हूं। ऊपर से भी लोग आ गए होंगे। नाड़ा का तो और भी बुरा हाल हो गया होगा कि मैंने ये सब किया है। गाड़े हंस पड़ा। वो तो अपने बाल नोच रहा होगा। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसके बाल नोचता है। तुमने फिर की वही बात। आदत से मजबूर हूं। ओह, एक बात तो मैं भूल गया। सत्यानाश, कैसे भूल गया मैं। गाड़े एकाएक बेचैन हो उठा। तहखाने में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। उन्हें बंद करना तो याद ही नहीं रहा। इस डकैती की ये पहली गलती तुम्हारे सामने आई है। अभी और भी बातें सामने आएंगी। जगमोहन बोला। उन कैमरों को बंद करने का काम तुम्हारे हवाले था। वहां सब कुछ तुमने ठीक करना था। गाड़े अंधेरे में जगमोहन को देखने लगा। वो कैमरे डकैती के दौरान चलते रहे। इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। गाड़े बोला। मुझे और देवराज चौहान को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात तो देर सवेर पुलिस को पता लगनी ही थी कि ये काम हमने किया है। परंतु तुम्हारे बारे में पुलिस को पुख्ता सबूत मिल जाएंगे कि तुम हमारे साथ थे। सत्यानाश, क्या पता वो अब सीसीटीवी की कैसेटें भी देख रहे हों। गाड़े परेशान हो उठा। वो सब देख लेंगे कि तहखाने में मैंने क्या क्या किया। ये नहीं होना चाहिए था। इन बातों को छोड़कर तुम्हें आगे के बारे में सोचना चाहिए। अपराधी जब पीछे मुड़कर देखता है तभी फंसता है। आगे देखो, आगे बढ़ो। पीछे पलट कर देखने की सोचो भी मत। ये बातें अब तुम समझाओगे मुझे। गाड़े कड़वे स्वर में कह उठा। हाँ, क्योंकि तुम पुलिस वाले रहे हो। अब तक अपराधियों को सामने से देखा है। उनकी जिंदगी में नहीं झांका कि वो पुलिस से बचते कैसे हैं। तुम पुलिस वालों की तरह मत सोचो। अपराधियों की तरह सोचना शुरू कर दो। बहुत जल्द तुम ये सोचोगे कि अच्छी भली जिंदगी बीत रही थी, ये किस झंझट में फंस गया। मैं ऐसा नहीं सोचने वाला। ये तो अच्छी बात है अगर ऐसा विचार तुम्हारे मन में ना आए तो। जगमोहन सावधानी से ट्रक चला रहा था। हम पहुंच गए हैं, कुछ आ गई तुम्हारा फार्म हाउस है। कहने के साथ ही जगमोहन ने जेब से चाबी निकाल कर दी। गेट पर ताला लगा है। ट्रक रुकते ही फुर्ती से उतरकर ताला खोलना और गेट के पल्लों को पीछे करके खोल देना। बेशक रात ही से ज्यादा देर खुले में दिखना ठीक नहीं है। जल्दी अखबारों और टीवी पर इस ट्रक के बारे में बताया जाएगा। पुलिस इस ट्रक के मालिक को ढूंढ निकालेगी। हो सकता है ट्रक के मालिक ने पहले ही ट्रक चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा दी हो और पुलिस के पास इस ट्रक का पूरा हुलिया हो। इतनी बड़ी दौलत पाकर तुम खुश नहीं लगते। गाड़े बोला। मैं बहुत खुश हूं। मुझसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है। लेकिन ऐसी ऐसी खुशी में मैं नाचना पसंद नहीं करता। मेरे लिए ये सब ठीक वैसा ही है जैसे कोई खिलाड़ी मैच जीतने के बाद आराम कर रहा हो। मैं अक्सर मैच खेलता रहता हूँ और जीत की खुशी से मुझे शांति मिलती है। तब मैं बहुत आराम से रहता हूँ। गाड़े सामने देखने लगा। जगमोहन ट्रक की रफ्तार धीमी करता बोला। ठिकाना आ गया है। यहाँ आसपास और भी फार्म हाउस है। मालूम नहीं किसमें लोग हैं और किसमें नहीं। ट्रक का मैं इंजन जल्दी बंद कर देना चाहता हूँ कि कोई ज्यादा शोर ना सुने। ट्रक से निकलने को तैयार रहो। गेट पर लगा ताला खोलो
और पल्लों को पीछे कर दो कि मैं ट्रक को भीतर ले सकूं। ट्रक खड़ा कहाँ करना है? कमरों के पीछे। इस तरह आगे से भी ट्रक नहीं दिखेगा और पीछे तथा साइडों से की दीवारें भी 12 फुट से ऊंची हैं। किसी के लिए ट्रक को देख पाना इतना आसान नहीं होगा। उतरो। जगमोहन ने गेट से कुछ पहले ट्रक रोक दिया। गाड़ी फुर्ती से नीचे उतरा और गेट की तरफ बढ़ गया। गाड़ी ने गेट खोला तो जगमोहन ट्रक को भीतर ले जाता चला गया। सीधा ले जाकर दाईं तरफ मोड़ काटा और कमरों के पीछे ट्रक को खड़ा करके इंजन बंद कर दिया। गाड़ी ने गेट से भीतर निगाह मारी। ट्रक का पिछला हिस्सा थोड़ा नजर आ रहा था। ट्रक के पास पहुंचकर उसने जगमोहन से कहा कि ट्रक को 1.5-2 फुट और आगे कर ले। जगमोहन ने ऐसा ही कर लिया। तभी बाहर खुले गेट से देवराज चौहान की कार भीतर प्रवेश करती चली आई और ट्रक की ओट में जा खड़ी हुई। देवराज चौहान बाहर निकला और बाहरी गेट के पास पहुंचकर उसने भीतर से बंद किया। फिर वापस पहुंचा तो गाड़ी को ट्रक का पीछे का दरवाजा खोलते देखा। जगमोहन खामोशी से पास खड़ा था। सबको भीतर ले आओ, देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा। कम से कम लाइटें ऑन करना। अगर रात को इस वक्त रोशनी ना हो तो ही ठीक रहेगा। सब थके हुए हैं। बेहतर होगा कि भीतर जाते ही कुछ घंटे की नींद ले लो। ऐसे मौके पर नींद किसे आएगी? गाड़ी दरवाजे की कुंडी खोलता हुआ कह उठा। जो भी करो कमरे की रोशनी मत करना, इसी में हमारी सुरक्षा है। देवराज चौहान कहने के साथ ही कमरों की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। सुबह के 7:30 बजे थे कि रोशन गाड़ी की जेब में सुबह के 7:30 बजे थे कि रोशन गाड़ी की जेब में पड़ा मोबाइल बजने लगा। गाड़ी कमरे के फर्श पर लेटा हुआ था, नींद में था। वहीं पर बंटी और अमलेश कमती सोए हुए थे। दूसरे कमरे में डबल बेड पड़ा था, वहां पर हरिराम और शिवलाल तौड़े के साथ जगमोहन सोया हुआ था। देवराज चांद पास ही फर्श पर नींद में था। रात भर टोकरे उठाने की मेहनत ने उन्हें थका दिया था। वो भीतर आकर सोए कि अभी तक नींद में थे। फोन बार बार बजने लगा तो गाड़ी नींद में हिला और फोन कान से लगाकर बात की। हेलो गाड़े, ये तूने क्या किया? तू। उधर से नाड़ा की आवाज कानों में पड़ी। बाहर में जा, कहने के साथ ही गाड़ी ने फोन काटा। जबकि उधर से नाड़े कह रहा था, तू मुझे गाली देता है। तभी देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। किसका फोन था? देवराज चौहान ने पूछा। नाड़ा का। गाड़ी की आंख खुल चुकी थी। साला तड़प रहा है। फोन का स्विच ऑफ कर दो वरना वो फोन कंपनी से जान सकते हैं कि तुम किस लोकेशन पर हो। गाड़ी ने तुरंत मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया। उसी पल अमलेश कमती उठकर बैठता कह उठा। फोन तो हमारे पास भी है, परंतु तुम लोगों के बारे में पुलिस को पता नहीं कि? पता चल गया होगा, गाड़े बोला। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। सीसीटीवी कैमरों को बंद नहीं कर सका था मैं। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। अमलेश कमती झल्लाकर कह उठा। साहब जी, आपने तो हमें फंसा दिया, जबकि मैं सोच रहा था कि मेरे बारे में कोई नहीं जान सकेगा। गाड़े ने कमती को देखा, कुछ कहा नहीं। तुम भी अपना फोन बंद कर दो। कमती ने स्विच ऑफ किया। मोबाइल के पास लेटे बंटी ने भी जेब से मोबाइल निकालकर स्विच ऑफ कर दिया। वो भी जाग गया था। सब चुप से थे। तौड़े और हरिराम के भी मोबाइल फोन स्विच ऑफ करा दो। कर दिए हमने। हरिराम कमरे में आता कह उठा। शिवलाल तौड़े भी वहां आ गया था। सब एक दूसरे को देख रहे थे। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई और एक तरफ दीवार से टेक लगाकर नीचे बैठ गया। जगमोहन भी वहां आ पहुंचा था। इस वक्त हम लोग भारी खतरे में हैं, देवराज चौहान बोला। उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस अब तक जान गई होगी कि ये काम हमने किया है। बड़े पैमाने पर हमारी खोज चल रही होगी। तुमने अभी तक ठीक से अपना परिचय नहीं दिया। तुम हो कौन? कमती ने पूछा। ये देवराज चौहान है, गाड़े बोला। डकैती मास्टर देवराज चौहान। और ये इसी का साथी जगमोहन है। डकैती मास्टर देवराज चौहान? कमती चौका। हमने डकैती मास्टर देवराज चौहान के साथ काम किया? तभी तो हम सफल हो गए, बंटी मुस्कुरा कर कह उठा। मैं भी सोच रहा था कि इतनी बड़ी डकैती हमने इतनी आसानी से कैसे कर ली। ये देवराज चौहान का ही कमाल। हमें आने वाले हालातों पर बात करनी चाहिए, देवराज चौहान बोला। हमारे बारे में पुलिस जान चुकी होगी और वो हमें पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक किए होगी। कोई बड़ी बात नहीं कि टीवी पर हमारी तस्वीरें दिखाई जा रही हूं। हम भारी खतरे में हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास खाने को कुछ नहीं है।
खाने का सामान पहले ही लाकर रखना चाहिए था, शिवलाल तौड़े ने कहा। हमें ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बिना खाए ज्यादा वक्त निकालना कठिन है। हम में से किसी को बाहर जाना होगा, परंतु जो भी बाहर जाएगा वो कहीं पर भी पहचाना जा सकता है। हमें बाहर की खबर भी चाहिए होगी, गाड़े बोला। आज के अखबारों में तो कुछ भी नहीं होगा, परंतु टीवी पर जरूर शोर पड़ा होगा। यहाँ टीवी का केबल कनेक्शन है? नहीं, गाड़े ने कहा। वो तो लगवाया जा सकता, ऐसा नहीं करना है हमने। केबल वाला आएगा तो ट्रक को भी देख लेगा। हमने किसी को भीतर नहीं लाना है, देवराज चौहान ने। ऐसी कोई गलती नहीं करनी है कि यहां तक पुलिस आ जाए। मुझे मेरी दौलत दे दो, मैं यहां से निकल जाना चाहता हूं, हरीराम बोला। यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। हमारे लिए बाहर के हालात बुरे होंगे। मैं दौलत के साथ यहां से निकल जाना। अभी कहीं नहीं जाओगे हरिराम, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तुम पकड़े गए कहीं पर तो पुलिस 2 मिनट में तुम्हारे मुंह से इस जगह के बारे में जान लेगी। हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। तो यहां हमें कब तक रहना होगा? कम से कम 4-5 दिन। देवराज चौहान ठीक कहता है कि हमें कुछ दिन यहाँ खामोशी से बिता लेने चाहिए। लेकिन बाहर की खबरों का क्या? जानकारी कैसे मिलेगी कि बाहर क्या हो रहा है? पुलिस कर क्या रही है? गाड़े, देवराज चौहान ने कस लिया। हम में से कोई एक खाने पीने का सामान लेने जाएगा और टीवी देखकर बाहर की थोड़ी बहुत खबरें भी ले आएगा। हम यहाँ सुरक्षित हैं। हमें खबरों की परवाह नहीं करनी। साहब जी, कमती गाड़े से बोला, इतनी बड़ी दौलत में से हमें क्या मिलेगा? 1-1 करोड़। इतने माल में से सिर्फ 1 करोड़? कमती बोला, ये तो गलत बात है। अब तो पुलिस भी हमारे बारे में जान गई कि हमने ये डकैती की है। हमें कम से कम 20-30 करोड़ तो मिलना चाहिए। मेरे सामने मुंह फाड़ता है? गाड़े के दांत भिज गए। पहले की बात और थी इंस्पेक्टर साहब, बंटी ने कहा। पहले आप वर्दी वाले थे, आपसे डर कर रहना पड़ता था। लेकिन अब तो आप भी हमारे साथी हैं। वर्दी तो साधारण कपड़ा बनकर रह गई आपके लिए। पुलिस आपको भी ढूंढ रही है। तो मेरी बराबरी करेगा? बराबरी नहीं इंस्पेक्टर साहब, बंटी मुस्कुरा कर कह उठा। हम तो कह रहे हैं कि हमें इतनी दौलत मिल जाए कि जिंदगी ठिकाने लगा सकें कहीं पर। आधा ट्रक भरा पड़ा है बेशकीमती खजाने से। उसमें से एक एक टोकरा तो हमें मिलना ही चाहिए। बंटी ठीक कहता है, हरीराम बोला। इतना तो होना ही चाहिए था। गाड़े ने उखड़ी निगाहों से देवराज चौहान को देखकर कहा, तुम क्या कहते हो? ये तुम्हारे लाए लोग हैं, इनके बारे में फैसला तुम्हें ही करना है। जो भी फैसला लोगे मुझे मंजूर होगा। हमारे लिए एक एक हीरे जवाहरातों का टोकरा ठीक है साहब जी, अमलेश कमती बोला। अभी हमने कई दिन साथ रहना है, अलग होने के वक्त सोचा जाएगा, गाड़े ने कहा। जरूर साहब जी, सोच लें। अभी तो कई दिन है हमारे पास, कमती मुस्कुरा पड़ा। खाने पीने का सामान लेने बाहर कौन जाएगा? शिवलाल तौड़े ने पूछा। जगमोहन जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन के साथ मैं जाऊं? तौड़े बोला। जगमोहन सामान इकट्ठा करेगा, मैं कार चलाऊंगा। ठीक है, देवराज चौहान ने कहा। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी खंडाला हाईवे पर रास्ते में दुकानें आती रहेंगी। उन्हीं दुकानों से थोड़ा थोड़ा करके सामान इकट्ठा कर लेना। मेरा फोन तो बंद है, शिवलाल तौड़े ने कहा। कोई बात कहनी हुई तो कैसे कहोगे? मेरा और देवराज चौहान का फोन खुला है, इस बारे में चिंता मत करो, जगमोहन ने कहा। अगला दृश्य। रोशन गाड़े एकाएक उठा और पीछे के कमरे की तरफ बढ़ गया। वहां पीछे का दरवाजा खोलकर निकला तो सामने बंद बॉडी का ट्रक खड़ा था। इस समय उसे ट्रक किसी दैत्य की तरह लग रहा था जो शांत खड़ा था। गाड़े के चेहरे पर शांत सी मुस्कान उभरी। आगे बढ़कर ट्रक की बॉडी को थपथपाया, फिर ट्रक के पीछे की तरफ बढ़ गया। ट्रक के पिछले दरवाजे पर 2 कुंडे लगे थे, उन्हें खोलने लगा। जगमोहन और शिवलाल तोड़े आधा घंटा पहले ही कार लेकर गए थे। यहाँ हर तरफ गहरी शांति छाई हुई थी। किसी गाड़ी की आवाज नहीं थी, कोई हॉर्न नहीं बज रहा था। चिड़ियों और पक्षियों की आवाजें यदा कदा सुनाई दे जाती थी। गाड़े ने दोनों कुंडे खोले और पल्ले खोल दिए। आंखें फटी सी रह गई गाड़े की। सामने ही बेशकीमती हीरे जवाहरातों का ढेर पड़ा था। अपने अपने रंग बिरंगे रंगों में वो चमक रहे थे। आधा ट्रक भरा पड़ा था।
मंत्रमुग्ध सा गाड़े देखता रह गया खजाने को। एक तरफ 4-5 खाली टोकरे पड़े थे। तभी गाड़े ने ट्रक के पिछले हिस्से में पांव फंसाया और भीतर जा पहुंचा। आगे बढ़ा और नीचे झुकते हीरे जवाहरातों को मुट्ठी में पकड़ पकड़ कर देखने लगा। अब तो इतना माल है कि हीरे जवाहरात भी खाने लगूं तो खत्म ना हो। चमक भरी पड़ी थी चेहरे पर गाड़े के। तभी सामने पड़ा हीरो जड़ा सोने का मुकुट उठाया और अपने सिर पर लगा लिया। उसी पल पीछे से आहट मिली तो पलटा। ट्रक के बाहर देवराज चौहान खड़ा उसे देख रहा था। मैं कैसा लग रहा हूं इस मुकुट में? गाड़े खुशी और जोश भरे स्वर में कह उठा। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुरा कर रह गया। मैं सच में राजा बन गया हूं अब। इतनी दौलत तो शायद किसी राजा के पास भी नहीं होगी। जिस दौलत का तुम थोड़ा सा हिस्सा लाए हो, वो भी किसी राजा महाराजा ने ही रखी होगी कभी। देवराज चौहान बोला। पर अब तो मैं ही राजा हूं। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? गाड़ी की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। पुलिस को कभी भी हमारा सुराग मिल सकता है। किसी ने यहाँ ट्रक को देखा हो और टीवी में सब कुछ सुनकर वो पुलिस को हमारे बारे में खबर कर दे, तब तो सब कुछ गया। तुम मजाक कर रहे हो? रात के अंधेरे में भला हमें किसने देखा? मैं मजाक नहीं कर रहा, सही बात कह रहा हूं। ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर 15 दिनों तक सुरक्षित रह गए तो हमारे बचने की संभावना बढ़ने लगेगी। परंतु हम सबको अपना अपना ख्याल खुद रखना होगा। मैं समझा नहीं। हम डकैती करने के लिए इकट्ठा हुए थे सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े। वो कर ली हमने। दौलत हमारे सामने मौजूद है। इस काम में इस्तेमाल किए गए बाकी लोगों को जाने जो देना है वो दो और बाकी का आधा आधा कर लो। मैं अपना हिस्सा लेकर यहां से निकल जाना चाहता हूँ। मेरा और तुम्हारा इतना ही साथ था। देवराज चाहने का। तुम डरते हो कि कहीं मेरे साथ रहे तो फंस ना जाओ? गाड़े मुस्कुराया। ये बात नहीं है, पर अब हमारा एक साथ रहना जरा भी जरूरी नहीं है। तुम्हारी अपनी जिंदगी है और मेरी अपनी जिंदगी। थोड़ी देर के लिए हमारी राहें एक हुई थी, अब रास्ते अलग हो गए हैं। तुम ठीक कहते हो, हमें अलग तो होना ही है। गाड़े हौले से हंसा। बाई गॉड देवराज चांद, तुमने मुझे खुश कर दिया। क्या शानदार योजना बनाई डकैती की। कमाल कर दिया तुमने। एक की भी जान नहीं गई और अरबों खरबों का माल हम ले आए। मान गया कि तुम्हें लोग यूं ही डकैती मास्टर नहीं कहते। जो भी किया है हम सब ने मिलकर किया है। अगर तुम मेरा साथ ना देते तो मैं ये काम नहीं कर सकता था। काम पूरा होने में हम सबका योगदान है, सबकी मेहनत है। देवराज चांद शांत दिख रहा था। कुछ भी कहो, इस काम के इंजन तुम ही थे। गार्ड ने माथे पर पहन रखा मुकुट उतारकर हीरे जवाहरातों पर फेंका और फिर बोला। तो तुमने सोच लिया कि यहाँ से अपना हिस्सा लेकर चले जाओगे? हाँ। मुझे कोई एतराज नहीं, तुम जब भी जाना चाहो चले जाना। अब मुझे भी अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सोचना है। नए ढंग से मुझे अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी। गाड़े गंभीर स्वर में बोला। इस वक्त तुम्हें माल को बांटने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, उन लोगों को कितना दे? गाड़े ने पूछा। तोड़े से तुमने वादा कर रखा है कि 100 करोड़ उसे दोगे। हाँ। तो वादा पूरा करो। देवराज चांद ने कहा। अब मैं कैसे कीमत लगाऊं कि कितना माल 100 करोड़ का होगा? दूसरों को तुम क्या देना चाहते हो? तुम्हें ऐतराज ना हो तो उन तीनों को एक एक टोकरा भर के दे दूं? गाड़े ने कहा। दे दो। तोड़े को 4 टोकरे भर के दे देना। उसका 100 करोड़ से ज्यादा का माल होगा। गाड़े ने गहरी सांस ली। बोला। तुम्हारे ख्याल से हम दोनों के हिस्से कितनी दौलत आएगी? ये बेशकीमती चीजें हैं, इनकी कीमत नहीं लगा जा सकती। फिर भी हम दोनों के हिस्से हजारों करोड़ का माल तो आ ही जाएगा। तुम मौका मिलने पर इस दौलत को जरूर बेचोगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा अपनी जरूरत के हिसाब से बेचूंगा। ये दौलत मौज मस्ती के लिए है, लेकिन मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। देवराज चांद मुस्कुराया। ऐसी अनमोल चीजें बेचने के लिए नहीं होती, पास में रखने के लिए होती हैं। अभी तक तो मेरा यही ख्याल है, भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जान सकता। गाड़ी आगे बढ़कर ट्रक से कूदा और बाहर आ गया। तुम अपने हिस्से का कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं। दौलत बांटने का काम शुरू करो। अमलेश, कमती, हरिराम और बंटी को एक एक टोकरा भर के हीरे जवाहरातों का दो और तौड़े को 4 टोकरे। उसके बाद अपने लिए आधा निकाल लो। एक एक हीरा पन्ना मैं गिनने से तो रहा। हम कैसे करेंगे आधी आधी?
तराजू भी नहीं है कि तौल के आधा आधा कर लें। ये तो समस्या आ गई हमारे सामने। क्यों, है ना देवराज चांद? गाड़ी होंठ सिकोड़ कर बोला। देवराज चांद ने ट्रक में भरे पड़े हीरे जवाहरातों को देखा। बाकी के लोगों का माल तो निकालो, हमने कैसे आधा आधा करना है ये सोच लिया जाएगा। पर तुमने तो जाना है। मैंने ये तो नहीं कहा कि अभी जाना है, देवराज चांद बोला। 1-2 दिन यहाँ रह भी सकता हूं। रोशन गाड़ी से हिलाकर रह गया। चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को हम यहीं रोकते हैं। तो डकैती हो गई जैसा मैंने सोचा था कि खाने में कुछ मिलाकर ही दे दिया जाएगा। अब एक तरफ जगमोहन, देवराज चौहान और गाड़े हैं, और दूसरी तरफ तौड़े, वो गुप्त आदमी और इंस्पेक्टर वानखेड़े। इंस्पेक्टर नाड़ा भी है, लेकिन इंस्पेक्टर नाड़ा वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता कहानी में इस वक्त। लेखक जब किसी राइटर किसी कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस कम कर देता है ना, जैसे यहाँ वो नशीला खाना खाकर सो गया, एकदम से वो इररिलेवेंट हो गया स्टोरी में। और वहीं जो इंस्पेक्टर वानखेड़े है, पवन कुमार वानखेड़े, वो कहानी में लीड रोल में आ गया है। यानी अब उसके सामने सीधा सीधा देवराज चौहान है, और वो जो छुपा हुआ कैरेक्टर है वो देवराज चौहान और इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े के साथ एक ट्राइंगल बना रहा है। यानी वो एक कोने में खड़ा हुआ दोनों में से किसी को भी हिट कर सकता है, हालांकि पहला हिट उसका देवराज चौहान पर होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये लोग, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना होता। क्या है कि जब जरूरत से ज्यादा पैसा देख लेता है ना आदमी, एक आप सब लोगों ने भी शायद सुना हो, लेकिन हमें जो हमारे हिंदी के मास्टर साहब थे वो पढ़ाते थे, और हमें तब ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन तब केवल डंडों के डर से परीक्षा में अच्छे नंबर लेने के चक्कर में हम रट लेते थे, और उन्होंने इस तरह रटाया है कि आज भी याद है। वो दोहा था। दोहा कुछ इस तरह था, शायद अनुप्रास अलंकार के लिए का उदाहरण था वो दोहा। कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकाय, इहीं खाए बोराए जग, उहीं पाए बोराए। अर्थात एक कनक होता है धतूरा, और एक कनक होता है सोना। यानी सोने को भी कनक कहा जाता है और धतूरे को भी कनक कहा जाता है। लेकिन जो जिन भी सज्जन ने ये दोहा लिखा है, उन्होंने कहा है कि इस कनक से वो कनक पाना जो है उसमें मादकता बहुत ज्यादा है। इसे तो खाकर लोग बोराते हैं, यानी धतूरा खाकर लोग बोराते हैं, उसे केवल पा लेने पर ही लोग बोरा जाते हैं, यानी सोना। अब आप सोचिए कि एक ट्रक है फुल बॉडी का, बंद बॉडी का, और वो आधा उसमें ढेर लगा हुआ है, सोने चांदी के आभूषण है, हीरे जवाहरात हैं, बड़े बड़े माणिक हैं, पन्ने हैं। मुझे उम्मीद थी कि इस पे कोई यहाँ कोई कत्ल वत्ल होगा, एक दूसरे को मारेंगे। ये रोशन गाड़ी ही हो सकता है, ये जो बेचारे जो स्टेपनियां लिए घूम रहा है, ये साथ में अमलेश कमती हो गया, हरिराम हो गया, इन सबको ठोक देगा। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। अब तक तो ये अच्छा कैरेक्टर है। खैर, आगे देखते हैं क्या बनता है। और दोस्तों, जाने से पहले मैं एक बार फिर हमारे सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कमेंट्स किए हैं। विजय जी, उमेश शुक्ला जी, टेक सॉल्यूशन जी, आपका यूजर नेम टेक सॉल्यूशन है। यदि मुझे आपका सही नाम पता होता तो मुझे बहुत खुशी होती आपको उस नाम से पुकारने में। यदि आप इसे सही समझें तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। लोकल राइडर्स जी के लिए भी आपने कहा, लिखा था कि आप
लंबे रूट पर ड्राइव करते हैं और आपको विशेषकर मेरी सुनाई हुई कहानी अच्छी लगती है, यकीन मानिए अंदर से एक भावना आती है कि फटाफट रिकॉर्ड करूं। जब कोई इस तरह से आपकी तारीफ करता है तो बहुत बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद आपका। अ, शबीर जी, मैं शायद सही नाम ले रहा हूं, शबीर मुदास जी, सुनील कुमार जी, हम्म, रिंकू जी, पंकज प्रजापति जी, गुजरात से हैं आप, राजकोट से हैं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सहयोग दिया। मैं किसी का नाम लेना भूल ना जाऊं, क्षमा कीजिएगा यदि मैं भूल जाऊं तो। मेरा ऐसा कोई भी अभिप्राय नहीं है कि मैं किसी को कम और किसी को ज्यादा, चूंकि नाम मेरे सामने है तो कृष्णा कांति जी, आचार्य मिश्रा जी, महेंद्र त्रिपाठी जी, शैलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरह आप मुझे सहयोग देते रहें। और इतना आप लोगों ने मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि मुझे वर्दी का नशा पहले ही रिकॉर्ड करके फटाफट डालनी चाहिए। और देखिए कि मैं, मेरे ख्याल से 1 डेढ़ दिन में ही मैंने ये छठा एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोशिश मेरी यही है कि मैं फटाफट डालता रहूं। तो ठीक है, अगले एपिसोड में इस कहानी का बाकी भाग सुनते हैं। तब तक आप अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, हो सकता है मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं। मैंने देखा कि हम आप सब मेरी तरह देवराज चौहान के दीवाने हैं, यानी अनिल मोहन जी की कलम के तो दीवाने हैं ही हैं हम सब। यानी उनका जो किरदार है, देवराज चौहान उसके दीवाने हैं। तो यूं ही अगर हमारा ये कहानी वार्ता की परिवार बढ़ता रहा, तो मेरा विचार है कि मैंने शायद आप में से किसी के साथ ये शेयर भी किया था, शायद अ, कृष्णा कांति जी के साथ या शायद शबीर जी के साथ, कि हम देवराज चौहान का एक फैन क्लब बनाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, बताइए आपके इसके बारे में क्या विचार है। तो चलिए, बाकी की कहानी भाग 7 में सुनेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। कहानी वार्ता और अपने दोस्त विक्रम को याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।